हाय फ्रेंड्स, एम विशेष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी का 11th क्लास इकोनॉमिक्स का थर्ड चैप्टर देखेंगे। हाँ, इससे पहले हमने दो चैप्टर देखे हैं, अध्याय 1 एंड अध्याय चैप्टर 2, और ये तीसरा चैप्टर आज हम देखेंगे। यूनिट 2 का ये चैप्टर है, आर्थिक सुधार 1991 से देखेंगे। इसके पहले हमने दो वीडियो अपलोड किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आज गुड थॉट देखते हैं। ये स्वामी विवेकानंद का बहुत ही फेमस गुड थॉट्स है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ये स्वामी विवेकानंद का सुविचार था। तो आज चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 3, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, एक समीक्षा। इस चैप्टर पढ़ने के बाद हम 1991 में आरंभ की गई सुधार नीतियाँ की पृष्ठभूमि जानेंगे। सुधार नीतियों को आरंभ किए जाने की क्या प्रक्रिया थी वो भी समझेंगे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया और भारत के लिए इसके निहितार्थ से भी परिचित होंगे हम। विभिन्न क्षेत्रों पर सुधार प्रक्रिया के प्रभावों को जानेंगे। के आर नारायण ने कहा था, आज के विश्व में आम सहमति है कि केवल आर्थिक विकास ही सब कुछ नहीं है तथा सकल घरेलू उत्पादन ही समाज की प्रगति का एकमात्र अनिवार्य सूचक नहीं है। ये के आर नारायण का सेंटेंस है। तो चलिए परिचय देखते हैं आज। आपने पिछले अध्याय में पढ़ा कि स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे को अपनाया। इसमें पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के साथ समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एक साथ थी। कुछ विद्वानों का तर्क है कि इन वर्षों में इस व्यवस्था के नियमन और नियंत्रण के लिए इतने अधिक नियम कानून बनाए गए कि उनसे आर्थिक समृद्धि और विकास की समूची प्रक्रिया ही अवरुद्ध हो गई। अन्य विद्वानों का मत है कि भारत, जिसने अपनी विकास यात्रा लगभग गतिहीनता के स्तर से वही आरंभ की थी जो बचत में समृद्धि और विविधतापूर्ण औद्योगिक आधार है तथा जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करता है, साथ ही कृषि उत्पादन की निरंतर वृद्धि द्वारा खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो चुकी है। वर्ष 1991 में भारत को विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। सरकार अपने विदेशी ऋण के भुगतान करने की स्थिति में नहीं थी। पेट्रोल आदि आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिए सामान्य रूप से रखा गया विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात का भुगतान करने योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने और भी गहन बना दिया था। इन सभी कारणों से सरकार ने कुछ नई नीतियों को अपनाया और इसने हमारी विकास रणनीतियों की संपूर्ण दिशा को ही बदल दिया। इस अध्याय में हम उस आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि, सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर उन नीतियों के प्रभावों पर विचार करेंगे। पृष्ठभूमि देखते हैं। इस वित्तीय संकट का वास्तविक उद्गम स्रोत
1980 के दशक में अर्थव्यवस्था में अकुशल प्रबंधन था। सामान्य प्रशासन चलाने और अपनी विभिन्न नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार करों और सार्वजनिक उद्यम आदि के माध्यम से फंड जुटाती है। जब व्यय आय आय से अधिक हो तो सरकार बैंकों, जनसामान्य तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने को बाध्य हो जाती है। इस प्रकार वह अपने घाटे का वित्तीय प्रबंध कर लेती है। कच्चे तेल आदि के आयात के लिए हमें डॉलरों में भुगतान करना होता है और ये डॉलर हम अपने उत्पादन के निर्यात द्वारा प्राप्त करते हैं। इस अवधि में सरकार की विकास नीतियों की आवश्यकता रही है, क्योंकि राजस्व कम होने पर भी बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या विस्फोट के कारण सरकार को अपने राजस्व से अधिक खर्च करना पड़ा। यही नहीं, सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय के कारण अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी नहीं हुई। जब सरकार को प्रतिरक्षा और सामाजिक क्षेत्रों पर अपने संसाधनों का एक बड़ा अंश खर्च करना पड़ रहा था और यह स्पष्ट था कि उन क्षेत्रों से किसी शीघ्र प्रतिफल की संभावना नहीं थी। इसकी आवश्यकता थी कि सरकार अपने बचे हुए राजस्व का बहुत ही सोच विचार कर प्रयोग करती। बढ़ते हुए खर्चों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक उद्यमों से भी अधिक आय अर्जित नहीं हो पा रही थी। कई बार तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों तथा अन्य देशों से उधार ली गई विदेशी मुद्रा को उपभोग कार्यों पर ही खर्च कर दिया गया। इस प्रकार के अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करने का न तो कोई प्रयास किया गया, न ही निरंतर बढ़ते आयात के लिए वित्त जुटाने की दृष्टि से निर्यात संवर्धन पर ही पर्याप्त ध्यान दिया गया। 1980 के दशक के अंत तक सरकार का व्यय उसके राजस्व से इतना अधिक हो गया कि ऋण के द्वारा व्यय धारण क्षमता से अधिक माना जाने लगा। अनेक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। आयात की वृद्धि इतनी तीव्र रही कि निर्यात की समृद्धि से कोई तालमेल नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, विदेशी मुद्रा के सुरक्षित भंडार इतने क्षीण हो गए थे कि देश की 2 सप्ताह की आयात आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते थे। अंतर्राष्ट्रीय उदार उधारदाताओं की ब्याज चुकाने के लिए भारत सरकार के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी। इतना ही नहीं, कोई देश या अंतर्राष्ट्रीय निवेशक भी भारत में निवेश नहीं करना चाहता था। उसी स्थिति में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD), जिसे सामान्यतः विश्व बैंक के नाम से भी जाना जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का दरवाजा खटखटाया। उनसे देश को $7 बिलियन का ऋण उस संकट का सामना करने के लिए मिला, किंतु उस ऋण को पाने के लिए इस संस्थाओं ने भारत सरकार पर कुछ शर्तें लगाई, जैसे सरकार उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंधों को हटाएगी तथा अनेक क्षेत्रों में सरकारी हस्तक्षेप कम करेगी। साथ ही यह भी अपेक्षा की गई कि भारत और अन्य देशों के बीच विदेशी व्यापार पर लगे प्रतिबंध भी हटाए जाएंगे। भारत ने विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की ये शर्तें मान ली और नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई आर्थिक नीति में व्यापक आर्थिक सुधारों को सम्मिलित किया गया। इन समस्त नीतियों का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक स्पर्धापूर्ण व्यावसायिक वातावरण की रचना करना तथा फर्मों के व्यापार में प्रवेश करने और उनकी समृद्धि में आने वाली बाधाओं को दूर करना था। इन नीतियों को 2 उप समूहों में विभाजित किया जा सकता है: स्थायित्वकारी उपाय तथा संरचनात्मक सुधार के उपाय। स्थायित्वकारी उपाय अल्पकालिक होते हैं, जिनका उद्देश्य भुगतान संतुलन में आ गई कुछ त्रुटियों को दूर करना है और मुद्रास्फीति का नियंत्रण करना था। सरल शब्दों में इसका अर्थ पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार बनाए रखने और बढ़ती हुई कीमतों पर अंकुश रखने की आवश्यकता थी। दूसरी ओर संरचनात्मक सुधारना वे दीर्घकालिक उपाय हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधारना तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के अनियमितताओं को दूर कर भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को संवर्धित करना है। इस दृष्टि से सरकार ने अनेक नीतियां प्रारंभ की। इनके 3 उपवर्ग हैं: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
उदारीकरण हमने प्रारंभ में चर्चा की है कि आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए नियम कानून ही समृद्धि और विकास के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा न गए बन गए। उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति थी। वैसे तो औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली, आयात निर्यात नीति, तकनीकी उन्नयन, राजकोषीय और विदेशी निवेश नीतियों में उदारीकरण 1980 के दशक में भी आरंभ किए गए थे, किंतु 1991 में आरंभ की गई सुधारवादी नीतियां कहीं अधिक व्यापक थी। आइए हम कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में किए गए सुधारों की समीक्षा करें। यह क्षेत्र है कि औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कर सुधार, विदेशी विनिमय बाजार, व्यापार तथा निवेश क्षेत्र, जिन पर 1991 में तथा 1991 के बाद से विशेष ध्यान दिया गया। औद्योगिक क्षेत्र का विनियमनकरण भारत में नियमन प्रणालियों को अनेक प्रकार से लागू किया गया था। सबसे पहले औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी, जिसमें उद्यमी को एक फर्म स्थापित करने, बंद करने या उत्पादन की मात्रा का निर्धारण करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति प्राप्त करनी होती थी। अनेक उद्योगों में तो निजी उद्यमों का प्रवेश ही निषिद्ध था। कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे और सभी निजी उद्यमियों को कुछ औद्योगिक उत्पादों की कीमतों के निर्धारण तथा वितरण के बारे में भी अनेक नियंत्रणों का पालन करना पड़ता था। 1991 के बाद से आरंभ हुई सुधार नीतियों ने इनमें से अनेक प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायनों, औद्योगिक विस्फोटकों, इलेक्ट्रॉनिकी, विमानन तथा औषधि भेषज, इन 6 उत्पादन श्रेणियों को छोड़ अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों में भी केवल प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन की ही बचे हैं। लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अनेक वस्तुएं भी अब अनारक्षित श्रेणी में आ गई है। अनेक उद्योगों में अब बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति मिल गई है। वित्तीय क्षेत्र सुधार, वित्त के क्षेत्र में व्यावसायिक और निवेशक बैंक, स्टॉक एक्सचेंज तथा विदेशी मुद्रा बाजार जैसी वित्तीय संस्थाएं सम्मिलित है। भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन रिजर्व बैंक का दायित्व है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न नियम और कसौटियों के माध्यम से ही बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों के कार्यों का नियमन होता है। रिजर्व बैंक ही तय करता है कि कोई बैंक अपने पास कितनी मुद्रा जमा रख सकता है। यही ब्याज की दरों को नियत करता है। विभिन्न क्षेत्रों को उधार देने की प्रकृति इत्यादि को भी यही तय करता है। वित्तीय क्षेत्र सुधार नीतियों का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि रिजर्व बैंक को इस क्षेत्र के नियंत्रक की भूमिका से हटाकर उस क्षेत्र के एक सहायक की भूमिका तक सीमित कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि वित्तीय क्षेत्र रिजर्व बैंक से सलाह किए बिना ही कई मामलों में अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो सक जाएगा। सुधार नीतियों ने ही वित्तीय क्षेत्र में भारतीय और विदेशी निजी बैंकों को भी पदार्पण करने का अवसर दिया। बैंकों की पूंजी में विदेशी भागीदारी की सीमा 50% कर दी गई। कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करने वाले बैंक अब रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना ही नई शाखाएं खोल सकते हैं तथा पुरानी शाखाओं के जाल को अधिक युक्तिसंगत बना सकते हैं। यद्यपि बैंकों को अब देश विदेश से और अधिक संसाधन जुटाने की भी अनुमति है, पर खाता धारकों और देश के हितों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ नियंत्रक शक्तियां अभी भी रिजर्व बैंक के पास ही है। विदेशी निवेश संस्थाओं, एफआईआई तथा व्यापारी बैंक, म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष आदि को भी अब भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिल गई है। कर व्यवस्था में सुधार, इन सुधारों का संबंध सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीतियों से है, जिन्हें सामूहिक रूप से राजकोषीय नीतियां भी कहा जाता है। करों के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाया जाता है। 1991 के बाद से व्यक्तिगत आय पर लगाए गए करों की दरों में निरंतर कमी की गई है।
इसके पीछे मुख्य धारणा यह थी कि उच्च कर दरों के कारण ही कर वंचन होता है। अब यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि करों की दरें अधिक ऊंची नहीं हो तो बचतों को बढ़ावा मिलता है और लोग स्वेच्छा से अपनी आय का विवरण दे देते हैं। निगमन कर की दर जो पहले बहुत अधिक थी, धीरे-धीरे कम कर दी गई है। अप्रत्यक्ष करों में भी सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए कर ताकि सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक साझे राष्ट्रीय स्तर के बाजार की रचना की जा सके। इस क्षेत्र में सुधारों का एक और घटक सरलीकरण भी है। करदाताओं के द्वारा नियमन पालन को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है। साथ ही कर की दरों में भी पर्याप्त रूप से कमी की गई है। हाल ही में अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को एकीकृत एवं सरल बनाने के लिए भारतीय संसद द्वारा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2016 जीएसटी 2016 कानून को पारित किया गया। विदेशी विनिमय सुधार। विदेशी क्षेत्र में पहला सुधार विदेशी विनिमय बाजार में किया गया था। 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के तत्कालिक निदान के लिए अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में रुपये का अवमूल्यन किया गया। इससे देश में विदेशी मुद्रा के आगमन में वृद्धि हुई। इसके अंतर्गत विदेशी विनिमय बाजार में रुपये के मूल्य के निर्धारण को भी सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने की पहल की गई। अब तो प्राय बाजार ही विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित कर रहा है। व्यापार और निवेश नीति सुधार। व्यापार और निवेश नीति सुधार अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादनों और विदेशी निवेश तथा प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा की क्षमता को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापार और निवेश व्यवस्थाओं का उदारीकरण प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य स्थानीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुधारना और उन्हें आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी था। भारत आंतरिक उद्योगों के संरक्षण के लिए आयात के परिणाम को सीमित रखने की नीतियां अपना रहा था। इसके लिए आयात पर कड़े नियंत्रणों और उच्च प्रशुल्कों का प्रयोग होता था। ये नीतियां कुशलता और स्पर्धा क्षमता को कम करती थी, जिससे देश में इन्हें कीजिए ये चार्ट में अभी जो सिचुएशन है इंडिया की और उस समय की जो सिचुएशन है, इसका दोनों का डिफरेंस करने के लिए बोल बताते हैं। वो आप कर लीजिए, आपको टाइम मिला तो। विनिर्माण उद्योगों की समृद्धि दर कम हुई। व्यापार नीतियों के सुधारों के लक्ष्य थे। पहला, आयात और निर्यात पर परिणामात्मक प्रतिबंधों की समाप्ति। प्रशुल्क दरों में कटौती और तीसरा था आयातों के लिए लाइसेंस प्रक्रिया की समाप्ति। हानिकारक और पर्यावरण संवेदी उद्योगों के उत्पादों को छोड़ अन्य सभी वस्तुओं पर से आयात लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। अप्रैल 2001 से कृषि पदार्थों और औद्योगिक उपभोक्ता पदार्थों के आयात भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिए गए। भारतीय वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में स्पर्धा शक्ति बढ़ाने के लिए उन्हें निर्यात शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। नवरत्न और सार्वजनिक उद्यम नीतियां। आपने बचपन में सम्राट विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों के विषय में पढ़ा होगा, जो कला, साहित्य और विद्वत्ता के क्षेत्रों के गणमान्य विशिष्ट जन थे। नव उदारतावादी वातावरण में सार्वजनिक उपक्रमों की कुशलता बढ़ाने, उनके प्रतिबंधन में व्यावसायीकरण लाने और उनकी स्पर्धा क्षमता में प्रभावी सुधार लाने के लिए सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का चयन कर उन्हें महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न घोषित कर दिया। उन्हें कंपनी के कुशलतापूर्वक संचालन और लाभ में वृद्धि करने के लिए प्रबंधन और संचालन कार्यों में अधिक स्वायत्तता दी गई थी। लाभ कमा रहे उपक्रमों को भी अधिक परिचालन, वित्तीय और प्रबंधकीय स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगों को भिन्न पद प्रदान किए गए हैं। भिन्न पद वाले सार्वजनिक उद्योगों के उदाहरण इस प्रकार है: महारत्न इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। नवरत्न
पहला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, दूसरा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, तीसरा है लघु रत्न, अम, उसमें है भारत संचार निगम लिमिटेड, ब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स है इंडियन रेलवे केटरिंग और टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड। लाभ अर्जित कर रहे अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना पहली बार 1950 और 1960 के दशकों में उस समय की गई जब सभी सार्वजनिक नीतियां आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित थी। उनकी स्थापना का ध्येय आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और प्रत्यक्ष रोजगार का सृजन करना था ताकि जनसामान्य तक उनका उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन नाममात्र लागत पर पहुंचाया जा सके। इस प्रकार इन कंपनियों को सभी पनधारियों के प्रति उत्तरदायी बनाया गया था। इस नाम के अलंकरण के बाद अ, से इन कंपनियों के निष्पादन में निश्चय की सुधार आया है। विद्वानों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों के प्रसार को बढ़ावा देकर इन्हें विश्व स्तरीय निकाय बनाने में सहायता देने के स्थान पर सरकार ने विनिवेश द्वारा आंशिक रूप से इनका निजीकरण कर दिया है। अभी कुछ समय पहले सरकार ने इन्हें सार्वजनिक स्वामित्व में ही रखने का निर्णय किया है और उन्हें वित्तीय बाजार से स्वयं संसाधन जुटाने और विश्व बाजारों में अपना विस्तार करने के योग्य बनाया है। निजीकरण इसका तात्पर्य है कि किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग सरकारी कंपनियां निजी क्षेत्र की कंपनियों में दो प्रकार से परिवर्तित हो रही है। एक सरकार का सार्वजनिक कंपनी के स्वामित्व और प्रबंधन से बाहर होना तथा दूसरी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को सीधे बेच दिया जाना। किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा जनसामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को निवेशन कहा जाता है। सरकार के अनुसार इस प्रकार की बिक्री का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था। यह भी अपेक्षा की गई थी कि निजी पूंजी और प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग इन सार्वजनिक उद्यमों के निष्पादन को सुधारने में प्रभाव उत्पादक सिद्ध होगा। सरकार को यह भी आशा थी कि निजीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंतर्वाह को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों को प्रबंधकीय निर्णयों में स्वायत्तता प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को सुधारने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए कुछ सार्वजनिक उपक्रमों को महारत्न, नवरत्न और लघुरत्न का विशेष दर्जा दिया गया है। इधर एक चित्र बहुत ही अच्छा दिया है। विश्व स्तरीय पदचाप वैश्वीकरण के कारण अब अनेक भारतीय कंपनियों भी विदेशों में अपने पैर फैलाने लगी है। उदाहरण के लिए ओएनजीसी विदेश भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एक सहायक तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम है जो तेल और गैस की खोज में लगी हुई है और 16 देशों में इनकी उत्पादन परियोजनाएं है। टाटा स्टील 1907 में स्थापित एक निजी कंपनी है जो 26 देशों में कार्यरत है और 50 देशों में अपने उत्पादों को बेचने के लिए दुनिया की शीर्ष 10 वैश्विक स्टील कंपनियों में से एक है। यह अन्य देशों में लगभग 50,000 लोगों को रोजगार देती है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज भारत में शीर्ष 5 आईटी कंपनियों में से एक है जिसके 31 देशों में कार्यालय है और लगभग 15,000 व्यक्ति विदेश में कार्यरत है। डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज शुरू में बड़ी भारतीय कंपनियों को दवा के सामान की आपूर्ति के लिए एक छोटी सी कंपनी थी। आज इसके दुनिया भर में विनिर्माण संयंत्र और अनुसंधान केंद्र है। वैश्वीकरण आपको इसकी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप ये नहीं, इसका सोर्स है www.readymail.com से मिला है ये ऊपर वाली इंफॉर्मेशन। वैश्वीकरण यद्यपि वैश्वीकरण किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण के रूप में जाना जाता है जो एक जटिल परिघटना है। यह उन सभी नीतियों का परिणाम है जिनका उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर और अधिक एकीकृत करना।
इसके अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण की गतिविधियों और नेटवर्क का सृजन होता है। वैश्वीकरण ऐसे संपर्क सूत्रों की रचना का प्रयास है जिससे मीलों दूर हो रही घटनाओं के प्रभाव भारत के घटनाक्रम पर भी स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह समग्र विश्व को एक बनाने या सीमा मुक्त विश्व की रचना करने का प्रयास है। बाह्य प्रापन वैश्वीकरण की प्रक्रिया का यह एक विशिष्ट परिणाम है। इसमें कंपनियां किसी बाहरी स्रोत संस्था से नियमित सेवाओं प्राप्त करती है, अधिकांश अन्य देशों से जिन्हें पहले देश के भीतर ही प्रदान किया जाता था, जैसे कि कानूनी सलाह, कंप्यूटर सेवा, विज्ञापन, सुरक्षा आदि। संचार के माध्यमों में आई क्रांति, विशेषकर सूचना औद्योगिकी के प्रसार ने अब इन सेवाओं को ही एक विशिष्ट आर्थिक गतिविधि का स्वरूप प्रदान कर दिया है। इसी कारण विदेशों से इन सेवाओं को प्राप्त करने बाह्य प्रापण की प्रवृत्ति बहुत सशक्त हो गई है। अब तो ध्वनि आधारित व्यावसायिक प्रक्रिया, प्रतिपादन, अभिलेखांकन, लेखांकन, बैंक सेवाएं, संगीत की रिकॉर्डिंग, फिल्म संपादन, पुस्तक शब्दांकन, चिकित्सा संबंधी परामर्श और यहाँ तक कि शिक्षण कार्य भी बाह्य स्रोतों के सुपुर्द किया जाने लगा है। अनेक विकसित देशों की कंपनियां भारत की छोटी-छोटी संस्थाओं से ये सेवाएं प्राप्त कर रही है। आधुनिक संचार साधनों के माध्यमों जैसे इंटरनेट आदि से इन सेवाओं से जुड़ी रचनाओं, ध्वनियों और दृश्यों की जानकारी को तुरंत 0 से 9 तक की संख्याओं में परिवर्तित कर देश की ही नहीं बल्कि महाद्वीपों के बाहर तक प्रसारित कर दिया जाता है। अब तो अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ अनेक छोटी-बड़ी कंपनियां भारत से ये सेवाएं प्राप्त करने लगी है, क्योंकि भारत में इस तरह के कार्य बहुत कम लागत में और उचित रूप से निष्पादित हो जाते हैं। भारत की निम्न मजदूरी दरें तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता ने सुधारोपरांत इसे विश्व स्तरीय बाह्य प्रापण का एक गंतव्य बना दिया है। विश्व व्यापार संगठन, व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि गैट के परवर्ती विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का गठन 1995 में किया गया। उस महासंधि की रचना विश्व व्यापार प्रशासक के रूप में 23 देशों ने मिलकर 1948 में की थी। उसका ध्येय सभी देशों को विश्व व्यापार में समान अवसर सुलभ कराना था। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित व्यवस्था की स्थापना है जिसमें कोई देश मनमाने ढंग से व्यापार के मार्ग में बाधाएं खड़ी नहीं कर पाए। साथ ही इसका ध्येय सेवाओं के सृजन और व्यापार को प्रोत्साहन देना भी है, ताकि विश्व के संसाधनों का इष्टतम स्तर पर प्रयोग हो और पर्यावरण का भी संरक्षण हो सके। विश्व व्यापार संगठन की संधियों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के हेतु इसमें वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं के विनिमय को भी स्थान दिया गया है। ऐसा सभी सदस्य देशों के प्रशुल्क और अप्रशुल्क अवरोधों को हटाकर तथा अपने बाजारों को सदस्य देशों के लिए खोल कर दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में भारत विकसनशील विश्व के हितों का संरक्षण करते हुए न्यायपूर्ण विश्व स्तरीय व्यापार व्यवस्था के नियमों तथा सुरक्षात्मक व्यवस्थाओं की रचना में सक्रिय भागीदार रहा है। भारत ने व्यापार के उदारीकरण की अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखा है। इसके लिए इसने आयात पर से अनेक परिणामात्मक प्रतिबंध हटाए हैं और प्रशुल्क दरों को भी बहुत कम किया है। कुछ विद्वानों को आशंका है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत की सदस्यता का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि विश्व व्यापार का अधिकांश भाग तो विकसित देशों के बीच ही होता है। उनका यह भी मानना है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा
पिक्चर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का भारत के निर्यात में प्रमुख योगदान है। यहाँ पर एक चार्ट दिया है सकल घरेलू उत्पादन और प्रमुख क्षेत्रों की समृद्धि दरें, ये प्रतिशत में दिया है, ये आप पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं कि विकसित देश अपने देशों में जहां कृषि सहायता दिए जाने को लेकर शिकायत करते हैं, वहीं विकसनशील देश अपने बाजारों को विकसित देशों के लिए खोले जाने को मजबूर करने को देश लेकर चला हुआ महसूस करते हैं। वे देश विकसनशील देशों को अपने बाजारों में किसी न किसी बहाने प्रवेश करने से रोकने का प्रयास भी करते रहते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि विश्व व्यापार संगठन तो गरीब देशों को छलने की व्यवस्था मात्र है? सुधार कालीन भारतीय अर्थव्यवस्था, एक समीक्षा। अब तो सुधार कार्यक्रमों को आरंभ हुए 1.5 दशक हो चुके हैं। आइए इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के निष्पादन की समीक्षा करें। अर्थशास्त्री किसी अर्थव्यवस्था की समृद्धि घरेलू उत्पादन द्वारा कहते हैं। देखिए सारणी 3.11 इस सारणी में विभिन्न अवधियों में सकल घरेलू उत्पादन की समृद्धि दरें दिखाई गई है। सकल घरेलू उत्पादन की दर 1980-91 में 5.6% से बढ़कर 2007-2012 की अवधि में 8.2% हो गई। सुधार अवधि में कृषि की समृद्धि दर में गिरावट आई है, जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में उतार चढ़ाव और सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर के 9 से 9.5% का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में क्रमशः 4 से 4.2, 9.6 से 10.9 और 10% की दर पर प्रगति होनी चाहिए। वैसे कई विशेषज्ञों ने इतनी उच्च समृद्धि दरों के प्रक्षेपणों की व्यावहारिक धारणीयता को लेकर प्रश्न भी उठाए हैं। अर्थव्यवस्था के खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश खुलने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी विनिमय रिजर्व में तेजी से वृद्धि हुई है। विदेशी निवेश, जिसमें प्रत्यक्ष और संस्थागत विदेशी निवेश दोनों ही सम्मिलित है, 1990 से 91 में $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर उठकर 2014 से 15 में $73.5 बिलियन के स्तर पर पहुंचा गया है। भारत के विनिमय रिजर्व का आकार भी 1990-91 में 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2014 से 15 में 321 बिलियन डॉलर हो गया है। 2011 में भारत विदेशी विनिमय रिजर्व का 7वां सबसे बड़ा धारक माना जाता है। अब भारत वाहन, कलपुर्जों, इंजीनियरिंग उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों और वस्त्रादि के एक सफल निर्यातक के रूप में विश्व बाजार में जम गया है। बढ़ती हुई कीमतों पर भी नियंत्रण रखा गया है। दूसरी ओर सुधार कार्यक्रमों द्वारा अपने देश की अनेक मूलभूत समस्याओं का समाधान खोज पाने में विफलता के कारण कड़ी आलोचना भी होती रही है। ये समस्याएं विशेषकर रोजगार सृजन, कृषि, उद्योग, भारतभूत सुविधाओं के विकास तथा राजकोषीय प्रबंधन से जुड़े हैं। समृद्धि और रोजगार। यद्यपि सकल घरेलू उत्पादन की समृद्धि दर में वृद्धि हुई है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस बात पर ध्यान दिलाया है कि सुधार प्रेरित समृद्धि ने देश में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं किया है। आपको रोजगार और समृद्धि के विभिन्न आयामों के अंतर संबंध अगले अध्याय में विस्तार से समझाए जाएंगे। कृषि में सुधार।
सुधार कार्यों से कृषि को कोई लाभ नहीं हो पाया है और कृषि की समृद्धि दर कम होती जा रही है। सुधार अवधि में कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय विशेषकर आधारित संरचना अर्थात सिंचाई, बिजली, सड़क निर्माण, बाजार संपर्क और स्रोत प्रसार आदि पर व्यय में काफी कमी आई है। ध्यान रहे कि हरित क्रांति में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। साथ ही उर्वरक सहायकी की समाप्ति ने भी उत्पादन लागतों को बढ़ा दिया है। इसका छोटे और सीमांत किसानों पर बहुत ही गंभीर प्रभाव पड़ा है। इसके साथ ही कृषि उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती, न्यूनतम समर्थन मूल्यों की समाप्ति और इन पदार्थों के आयात पर परिणामात्मक प्रतिबंध हटाए जाने के कारण इस क्षेत्र की नीतियों में कई परिवर्तन हुए। इसके कारण भारत के किसानों को विदेशी स्पर्धा का भी सामना करना पड़ा है, जिसका उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। दूसरी तरफ उत्पादन व्यवस्था निर्यातोन्मुखी हो रही है। आंतरिक उपभोग की खाद्यान्न फसलों के स्थान पर निर्यात के लिए नकदी फसलों पर बल दिया जा रहा है। इससे देश में खाद्यान्नों की कीमतों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योगों में सुधार, औद्योगिक समृद्धि की दर में भी कुछ शिथिलता आई है। यह औद्योगिक उत्पादों की गिरती हुई मांग के कारण है। मांग में गिरावट के कई कारण हैं, जैसे सस्ते आयात आधारित संरचना में पर्याप्त निवेश आदि। वैश्वीकरण की व्यवस्था में विकसनशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को विकसित देशों की वस्तुओं और पूंजी प्रवाहों को प्राप्त करने के लिए खोल देने को बाध्य हुए हैं तथा उन्होंने अपने उद्योगों का आयातित वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का खतरा मोल ले लिया। सस्ते आयातों ने घरेलू वस्तुओं की मांग को प्रस्तापित कर दिया है। निवेश में कटौती के कारण बिजली सहित आधारित संरचनाओं की पूर्ति पर्याप्त ही बनी हुई है। इस कारण प्राय यह समझा जा रहा है कि विदेशियों के माल में बेरोकटोक का आवागमन को सहज बनाकर गरीब देशों के स्थानीय उद्योगों और रोजगारों की संभावनाओं के लिए वैश्वीकरण पूरी तरह से बर्बाद करने वाली परिस्थितियों की रचना कर रहा है। यही नहीं, भारत जैसे गरीब देशों को अभी विकसित देशों में विद्यमान उच्च प्रशुल्क अवरोधकों के कारण उनके बाजारों में प्रवेश के उपयुक्त अवसर भी नहीं मिल पा रहे हैं। यद्यपि भारत में वस्त्र परिधान आदि के व्यापार से सभी कोटा आदि के प्रतिबंध हटा दिए हैं, पर अभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत और चीन से इनके आयातों से अपने कोटा प्रतिबंध नहीं हटाए हैं। विनिवेश, प्रतिवर्ष सरकार सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश के कुछ लक्ष्य निर्धारित करती है। वर्ष 1991 से 92 में उसने विनिवेश द्वारा 2050 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा था। सरकार उस लक्ष्य से 3040 करोड़ अधिक जुटा पाने में सफल रही। वर्ष 2014 से 15 में लक्ष्य तो लगभग 56,000 करोड़ के विनिवेश का था, पर उपलब्ध लगभग 34,500 श्रीशिला त्रासदी। विद्युत क्षेत्र में सुधार बहुत से भारतीय राज्य में नहीं हुए हैं। उन्हें अनुदानित दरों पर बिजली की पूर्ति नहीं की जा रही है, बल्कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी ही हुई है। इसका प्रभाव लोगों उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों पर पड़ा है। इसका एक उदाहरण आंध्र प्रदेश का हथकरघा उद्योग है। इन उद्योगों में काम कर रहे बुनकरों की मजदूरी बुने गए कपड़े की मात्रा पर आधारित होती है। अंततः बिजली में कटौती का अर्थ ऊंची दरों की मार झेल रहे सुनकरों की मजदूरी में भी कटौती है। इससे तो बुनकरों की आजीविका ही संकट में पड़ गई। आंध्र के एक छोटे से कस्बे सिरसिला में विद्युत घरों पर काम करने वाले 50 बुनकरों को आत्महत्या करने को बाध्य होना पड़ा। क्या बिजली की दरें नहीं बढ़ानी चाहिए? सुधारों से प्रभावित लघु उद्योगों को पुनः चालू करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? करोड़ों की रही है। इस प्रक्रिया के आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने-पौने दामों में निजी व्यापारियों को भेजा जा रहा है। दूसरे शब्दों में, इस प्रक्रिया से सरकार को बहुत घाटा उठाना पड़ रहा है। साथ ही विनिवेश से प्राप्त राशि का उपक्रमों के विकास के लिए प्रयोग नहीं किया गया, न ही
इसे सामाजिक आधारित संरचनाओं के निर्माण पर खर्च किया गया। यह राशि सरकार के बजट के राजस्व घाटे को कम करने में ही लग गई। क्या आप सोचते हैं कि सरकारी कंपनियों की कार्यकुशलता में सुधार लाने का सबसे अच्छा रास्ता उनकी परिसंपत्तियों के हिस्सों को बेचना है? अगला पॉइंट है सुधार और राजकोषीय नीतियाँ। आर्थिक सुधारों ने सामाजिक क्षेत्रों को में सार्वजनिक व्यय की वृद्धि पर विशेष रूप से रोक लगा दी है। इस अवधि में कर घटाकर और कर वंचना नियंत्रित कर राजस्व संग्रह बढ़ाने की नीतियों के यथोचित सकारात्मक प्रभाव भी नहीं मिल पाए हैं। यही नहीं, सीमा शुल्क दरों में कटौती तो सुधार कार्यों का आवश्यक अंग है। अंततः उन दरों को बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने का मार्ग बंद हो चुका है। विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों को कई प्रकार के कर प्रोत्साहन दिए गए हैं। इससे भी कर राजस्व को बढ़ा पाने की संभावनाएं क्षीण हो गई है। इन सबका विकास और जन कल्याण आदि पर होने वाले व्यय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। निष्कर्ष निष्कर्ष यही है, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों के माध्यम से वैश्वीकरण के भारत सहित अनेक देशों पर सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। कुछ विद्वानों का विचार है कि वैश्वीकरण को एक सुअवसर की भांति देखा जाना चाहिए, क्योंकि विश्व बाजारों में बेहतर बहुत तथा तकनीकी उन्नयन द्वारा विकसनशील देशों के बड़े उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनने का अवसर प्रदान कर रहा है। दूसरी ओर आलोचकों का मत है कि वैश्वीकरण तो अमीर देशों द्वारा विकसनशील देशों के आंतरिक बाजारों पर कब्जा करने की साजिश है। इनके अनुसार वैश्वीकरण से गरीब देशवासियों का कल्याण ही नहीं वरन उनकी पहचान भी खतरे में पड़ गई है। यह भी बताया जा रहा है कि बाजार प्रेरित वैश्वीकरण से विभिन्न देशों और जन समुदायों के बीच की खाई और विस्तृत हो रहा है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में किए गए अनेक अध्ययनों का निष्कर्ष है कि भारत के 1990 का वित्तीय संकट उसकी आंतरिक संरचना में कई भीषण विषमताओं का ही परिणाम था। उस संकट के निदान के लिए बाहरी शक्तियों के परामर्श पर सरकार द्वारा प्रारंभ नीतियों ने उन विषमताओं को और भी गहन बना दिया है। उन्होंने केवल उच्च आय वर्ग की आमदनी और उपभोग स्तर का उन्नयन किया है तथा सारी समृद्धि कुछ इन्हें गिने क्षेत्रों तक सीमित रही है। ये क्षेत्र है दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, मनोरंजन, पर्यटन और परिचर्या सेवाएं, भवन निर्माण और व्यापार आदि, कृषि विनिर्माण जैसे आधारभूत क्षेत्र जो देश के करोड़ों लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। इन सुधारों से लाभान्वित नहीं हो पाए हैं। पुनरावर्तन देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को विदेशी विनिमय भंडार में कमी, निर्यात में कमी के साथ साथ आयात में वृद्धि और उच्च मुद्रास्फीति की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। फलस्वरूप उत्पन्न वित्तीय संकट के निदान के लिए विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता मांगने पर उनके दबाव के कारण भारत सरकार को 1991 में अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ा। आंतरिक दृष्टि से उद्योग और वित्तीय क्षेत्रों में व्यापक और दूरगामी सुधार आरंभ किए गए। बाह्य दृष्टि से प्रमुख सुधार विदेशी विनिमय विनियंत्रित में कमी और आयात उदारीकरण रहे। सार्वजनिक क्षेत्र की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए इसकी भूमिका को सीमित करने और इसमें निजी उद्यमियों को प्रवेश के अवसर प्रदान करने पर सहमति बनी। इस कार्य के लिए उदारीकरण और निवेश की नीतियां अपनाई गई। वैश्वीकरण तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रत्यक्ष प्रभाव ही है। इसका अर्थ आंतरिक अर्थव्यवस्था को शेष विश्व से और बेहतर जोड़ना है। बाह्य प्रापण बाहरी देशों से व्यावसायिक सेवाओं की प्राप्ति एक उदीयमान व्यापारिक गतिविधि है। विश्व व्यापार संगठन का ध्येय ऐसी नियम आधारित विश्व व्यवस्था की रचना करना है जिसमें विश्व भर के संसाधनों का इष्टतम उपयोग संभव हो सके। सुधार काल में कृषि और उद्योगों की समृद्धि दर में कुछ गिरावट आई है और सेवाओं में उछाल आया है। सुधार से कृषि को लाभ नहीं पहुंचा है। इस क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश में निश्चय की कमी आई है। औद्योगिक क्षेत्र में भी निवेश में कमी और सस्ते आयातों की बहुतायत के कारण शिथिलता ही आई है। तो यहाँ पर ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। और इधर अभ्यास दिया है, ये क्वेश्चन
पढ़कर उसके आंसर देने का प्रयास कीजिए। भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए? विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होना क्यों आवश्यक है? भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में नियंत्रक की भूमिका से अपने को सुविधा प्रदाता की भूमिका अदा करने में क्यों परिवर्तित किया? रिजर्व बैंक व्यावसायिक बैंकों पर किस प्रकार नियंत्रण रखता है? रुपयों के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? इनमें भेद करिए। युक्तियुक्त और अल्पांश विक्रय, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार, प्रशुल्क एवं अप्रशुल्क अवरोधक, प्रशुल्क क्यों लगाए जाते हैं? परिणामात्मक प्रतिबंधों का क्या अर्थ होता है? लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? क्यों? क्या आपके विचार में बाह्य प्रापण भारत के लिए अच्छा है? विकसित देशों में इसका विरोध क्यों हो रहा है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ विशेष अनुकूल परिस्थितियां हैं जिनके कारण यह विश्व का बाह्य प्रापण केंद्र बन रहा है। अनुकूल परिस्थितियां क्या है? क्या भारत सरकार की नवरत्न नीति सार्वजनिक उपक्रमों के निष्पादन को सुधारने में सहायक रही है? और ये कैसे? सेवा क्षेत्र के तीव्र विकास के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक कौन से रहे हैं? सुधार प्रक्रिया से कृषि क्षेत्र दुष्प्रभावित हुआ लगता है। क्यों? सुधार काल में औद्योगिक क्षेत्र के निराशाजनक निष्पादन के क्या कारण रहे हैं? सामाजिक न्याय और जनकल्याण के परिप्रेक्ष्य में भारत के आर्थिक सुधारों पर चर्चा करें। ये सारे क्वेश्चंस है। मैंने इसलिए ये पढ़ा है क्योंकि ये आप एक सुनेंगे तो जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको याद आ जाएगा क्वेश्चन क्या थे और इसका आंसर यही अध्याय में मिलेगा आपको। बार बार पढ़िए और ये वीडियो भी बार बार सुनिए, इसका बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए ज़रूर, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।